वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नया शुरू कर रहे हैं। हम 12th में चैप्टर हम लोग का शुरू जो नया किया हमने उसका नाम है सॉलिड स्टेट। आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर। सॉलिड स्टेट जो आपका चैप्टर है इसके बेसिक्स आपने 11th में देखे हुए हैं। किस फॉर्म में देखे हैं आपने इसको? जब हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था तो उसमें आपने ये चीज़ देखी थी कि जब हम मैटर की बात करते हैं और जब हम उसको फिजिकली क्लासीफाई करते हैं मैटर को, तो मैटर को फिजिकली जब हम क्लासीफाई करें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो उनके इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं उसके बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई जब हम करते हैं तो सॉलिड लिक्विड गैस में उसको क्लासीफाई करते हैं। ये स्टेट्स क्यों अराइज होती है उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्टिकल अट्रैक्शन का फोर्स। ये अट्रैक्शन का फोर्स जितना ज़्यादा होगा सब्सटेंस क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, और उनके बीच का स्पेस कितना होगा, बहुत कम होगा। इतना सा रहता है सॉलिड स्टेट में कि सिर्फ वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट कर पाते हैं, इससे ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाते हैं वो। इसके अलावा यदि हम पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स देखें कि यदि थोड़ा सा कम होता है तो क्या होता है, पार्टिकल इस तरीके से मूव करने लगता है कि वो ऐसे भी मूव करता है और वो ऐसे भी मूव करता है। ऐसे में उसकी लिक्विड स्टेट अराइज होती है, मतलब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा वीक और स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो हमें कौन सी स्टेट मिलती है, वहाँ पर लिक्विड स्टेट मिलती है। तो इस तरीके से हमें लिक्विड स्टेट अराइज होती है। फिर गैसेस स्टेट कैसे होगी, क्योंकि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल रहता है, बिल्कुल कम है, उस केस में क्या होता है कि वहाँ पर आपको गैसेस स्टेट अराइज होती है। ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस वजह से सॉलिड स्टेट में डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप की प्रॉपर्टी आती है। लिक्विड स्टेट में आपको डेफिनेट वॉल्यूम मिलेगा लेकिन डेफिनेट शेप नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको शेप प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता है क्योंकि वो मूव करना शुरू कर देते हैं पार्टिकल। लेकिन गैसेस स्टेट में तो डेफिनेट वॉल्यूम की भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो इस तरीके से ये जो स्टेट्स अराइज होती हैं ड्यू टू द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होती हैं। अब हमें उसमें से लिक्विड और गैसेस स्टेट हमने 11th में पढ़ी है, जिसमें हमने बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे उसका फर्स्ट जो स्टेट होती है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में। सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में डेफिनेटली सॉलिड स्टेट है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा मिलेगा, और जब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा मिलता है सॉलिड स्टेट अराइज होती है, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम की प्रॉपर्टी अराइज होती है। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्सेस। अब इसमें जब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो आपको दो टाइप के मेनली सॉलिड्स मिलते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो आपको दो टाइप के सॉलिड्स मिलते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे मतलब सॉलिड्स जिनकी प्रॉपर एक अरेंजमेंट रहता है पार्टिकल का। जैसे पार्टिकल यदि इस तरीके से अरेंज है तो वो प्रॉपर एक शेप में अरेंज रहते हैं, क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से वो अरेंज रहते हैं प्रॉपर। अब यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल ने अपनी एक परफेक्ट ज्योमेट्री बना के रखी हुई है, और ये ज्योमेट्री कैसी होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में रहती है। मतलब कि जो क्रिस्टल्स रहते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं, परफेक्ट ज्योमेट्री में रहते हैं, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस पर अपनी अपनी ये प्रॉपर्टी अलग अलग शो करते हैं। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट रहता है, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी है वो भी कैसी रहती है, इनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनका मिलता है। तो इस तरीके से ऐसा यदि कोई सॉलिड है जिसका एग्जाम्पल जैसे डायमंड है, उसके अलावा आपने कॉमन सॉल्ट देखा होगा, क्यूब के फॉर्म में रहता है वो, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। उसके अलावा
हाँ, जैसे शक्कर होती है क्यूब के फॉर्म में रहती है वो भी। तो ये जो सॉलिड्स हैं ये कैसे हैं कि जब आप इनको ब्रेक करोगे तो ये कैसे होते हैं, दो बराबर पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्रॉपर इनके एजेस रहते हैं। तो इस तरीके से ऐसे सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और यदि मान लो आप ऐसा कोई सॉलिड देख रहे हो जैसे कांच होता है, यदि आप कांच को ब्रेक करो तो क्या हो जाता है, चूरा चूरा हो जाता है वो। तो इस तरीके से जो ये कांच रहते हैं इनको हम एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके अंदर इस तरीके का पार्टिकल का अरेंजमेंट नहीं मिलता है, इस तरीके से परफेक्ट ज्योमेट्री उनके अंदर नहीं मिलती है। ज्योमेट्री थोड़ी मिलती है लेकिन बाद में क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उस वजह से हमें यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ ये इस तरीके से ये अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, पार्टिकल्स इन्होंने अपने अपने अलग अलग शेप्स बना लिए, ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने क्या करा है, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो एक परफेक्ट ज्योमेट्री होनी चाहिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड की होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ क्या करा इन्होंने, शेप अपना चेंज कर दिया। देखिए आप यहाँ पर, ये आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा अरेंजमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ज्योमेट्री, परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं मिल करके, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं मिल करके शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलता, थोड़ी सी ज्योमेट्री बनती है और फिर डिस्टर्ब हो जाती है वो, उसको हम एमॉर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स कैसे होंगे, जिनको ब्रेक करेंगे तो प्रॉपर एजेस नहीं आते हैं, चूरा चूरा हो जाता है, पाउडर हो जाता है हल्का। उसके अलावा इनके प्रॉपर शेप नहीं मिलते हैं, और उसके अलावा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना, वो नहीं होकर के आपको रेंज मिलता है। जैसे मान लो कि कोई सब्सटेंस ए है, उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका जा रहा है 15 डिग्री से लेकर के तो 20 डिग्री तक, 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो यदि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है तो क्या है, ये एक रेंज है, इस रेंज में आपको वो पिघलता हुआ दिखेगा, लेकिन कोई शार्प उसका पॉइंट नहीं है कि इस डिग्री सेल्सियस पे वो पिघल जाएगा, आपको रेंज मिलेगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे। और कैसे रहते हैं ये, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में इनकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो एक जैसी मिलती है, इसको बोलते हैं हम आइसोट्रोपिक इन नेचर। और हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिलेगी, अलग अलग एक्सिस पर। और आइसोट्रोपिक मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर इनकी प्रॉपर्टी कैसी मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। तो इस तरीके से एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हमें एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच का डिफरेंस प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको क्लासिफाई करने के लिए भी आ सकता है कि कुछ एक एग्जांपल्स देंगे और बोलेंगे इसमें से क्रिस्टलाइन निकालो और एमॉर्फस, दोनों को अलग अलग करके बताइए, क्लासिफाई करिए उनको। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा जब हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम इनका क्लासिफिकेशन की टोटल मिलाकर के 4 क्लासेस बनाते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके बेसिस पर है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर। अब ये आपने मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहाँ पढ़ा है, याद करके बताइए। 11th में पढ़ा है हमने, कौन सा वाला चैप्टर, स्टेट ऑफ मैटर में। स्टेट ऑफ मैटर में मैंने आपको लंडन या डिस्पर्जन फोर्स पढ़ाया था। उसके अलावा मैंने आपको डाइपोल फोर्स पढ़ाया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ाया था, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपको मैंने सारे अट्रैक्शन के फोर्सेस बताए थे। उसी के बेसिस पर यहाँ हम क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड्स का, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। सबसे पहला इसका फॉर्म है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिनको हम बोलते हैं। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। वही जो हमने फोर्सेस पढ़े हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से वाले, वो जो मैंने आपको डिस्पर्जन और लंडन फोर्स बताया था, जिसमें मैंने आपसे बोला था इस तरह के मॉलिक्यूल रहेंगे जिनके पार्टिकल्स कैसे हैं, दोनों ही सेम हैं, मतलब दोनों
एटम्स क्या है, एक जैसे है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम इनकी मिलेगी तो क्या होंगे, ये नॉन पोलर रहेंगे। बट एक पर्टिकुलर मोमेंट्री इनके अंदर पोलैरिटी अराइज होती है। याद होगा आपको डिस्पर्जन या लंडन फोर्स हमने पढ़ा है कि पर्टिकुलर मोमेंट पर इनके अंदर एक पोलैरिटी अराइज होती है, उस वजह से दो मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आती है और इस वीक फोर्स को हम डिस्पर्जन या लंडन फोर्स बोलते हैं। उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलेंगे। इसके अलावा पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से वाले, इस टाइप के, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स कैसे हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके अंदर पोलैरिटी रहती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। क्लोरीन मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। उस वजह से जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है कोवेलेंट बॉन्ड का, वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड मिलेगा आपको, क्लोरीन की तरफ। उस वजह से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनता है। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स मिलेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा मिलेगा यहाँ पर, डाइपोल डाइपोल मिलेगा। और सब्सटेंस कैसा मिलेगा, सॉलिड कंडीशन में मिलेगा, जिसका एग्जांपल है सॉलिड NH3, सॉलिड SO2। तो इस तरीके से ये मिलेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मिलेंगे जिनके अंदर क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। आपको याद होगा ऑक्सीजन है, जैसे वाटर का ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच के रखता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किस में मिलती है, ये सिर्फ 3 एलिमेंट शो करते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 3 करेंगे। ये तीनों किसको करते हैं अट्रैक्ट, हाइड्रोजन को। अपने मॉलिक्यूल के तो हाइड्रोजन को खींच के रखेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को भी ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से। और जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, सब्सटेंस एसोसिएटिव नेचर का बनता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, H2O है। इसके बाद में है आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स आपको पता है आयोनिक बॉन्ड की वजह से बने हैं। इनके अंदर केटायन एनायंस अराइज होते हैं ड्यू टू द गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। When this bonding occur, the electrostatic force of attraction will be responsible for this ionic bonding। और ये जो आयोनिक बॉन्डिंग होती है ये कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इनके अंदर हमें इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटी मिलती है। और ये कैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से सॉलिड कंडीशन में मिलते हैं। तो इस तरीके से ये हैं। मेटेलिक सॉलिड्स कौन से होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स जो मेटल में मेटेलिक बॉन्ड बनने की वजह से अराइज होता है। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था मेटेलिक बॉन्ड, जैसे जो मेटल का पीस होता है उसमें से जो उनके एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, लूजली हेल्ड रहते हैं, उनसे जुड़े हुए कैसे रहते हैं, वो लाइट जुड़े हुए रहते हैं, बहुत जल्दी से एटम को छोड़ के भाग जाते हैं। उस वजह से एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है, केटायन में। और जो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके जा चुका है वो क्या करता है, पूरे मेटल के पीस में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन समुद्र बना देता है, ये देखिए। और ये जो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और उस वजह से जो बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स, इसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है इस वाले सॉलिड के लिए। इसमें भी आपको कंडक्टिविटी मिलेगी। कंडक्टिविटी कौन से मिलेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी मिलेगी, हीट कंडक्टिविटी भी मिलेगी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में तो नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी मोल्टन या एक्वस कंडीशन में मिलेगी। तो इस तरीके से मेटल में तो सॉलिड कंडीशन मिलेगी। आयोनिक जो सॉलिड्स हैं उनमें मोल्टन या एक्वस कंडीशन में मिलेगी, और मेटेलिक सॉलिड में तो आपको मिलना ही है सॉलिड स्टेट में भी। इसके बाद में लास्ट है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, जो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है।
3D स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलता है, जेंट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बनते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे डायमंड होता है, डायमंड का एक कार्बन चारों तरफ से 4 कार्बन से घिरा हुआ रहता है। इस तरीके से वो चारों तरफ से 4 कार्बन से घिरा हुआ है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है, टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर रहती है। उस वजह से ये सॉलिड्स अराइज होते हैं जिनको हम कोवलेंट सॉलिड्स बोलते हैं। अब आपको इसमें प्रिपेयर क्या करना है, इसमें आपको पेज नंबर 6 पर 1.2 वाली टेबल दी हुई है। जो चीज़ मैंने पढ़ाई है आपको वो समरी के फॉर्म में दिया है, पूरी टेबल आपको प्रिपेयर करना है। कौन कौन से कॉलम में? टाइप ऑफ सॉलिड, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी फिर 3 टाइप हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो तीनों का उन्होंने बताया कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो। इसके अलावा इनके अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, आप इसको नोट करेंगे। आपको इसमें जो नॉन पोलर है उसमें डिस्पर्जन या लंडन फोर्स लग रहा है, पोलर में आपको डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल है वो भी इस टेबल में दिए हुए हैं, आपको एज इट इज टेबल प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छी टेबल दी है यहाँ पर। फिर फिजिकल नेचर दिया है, कैसे होते हैं ये? सॉफ्ट होते हैं। कौन से वाले? नॉन पोलर। पोलर भी सॉफ्ट होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, जैसे आइस होता है। और तीनों ही इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से कंडक्ट नहीं हो सकती। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट इनके कैसे रहते हैं? लो रहते हैं। फिर इसके बाद में आयोनिक सॉलिड्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है, आयंस उनके पार्टिकल्स हैं, हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं, एग्जाम्पल NaCl है। इसके अलावा ये सॉलिड कंडीशन में इंसुलेटर, बट इन द कंडीशन ऑफ मोल्टन एंड इन द कंडीशन ऑफ एक्वस कंडीशन, दोनों कंडीशन में ये कैसे मिलेंगे अपने को? मतलब कंडक्टर मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर मिलेंगे। इसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा मिलेगा अपने को? हाई मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट। और मेटेलिक सॉलिड्स हैं, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। और सॉरी, ये इसके पार्टिकल्स मिलेंगे, कौन से पार्टिकल्स हैं? कैटायंस इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा इनके अंदर रिस्पॉन्सिबल बॉन्डिंग कौन सा है? मेटेलिक बॉन्डिंग है। इसके एग्जाम्पल है आयरन, लोहे का पीस, सोना, चांदी, कॉपर, ये सारी चीज़ें हैं। हार्ड होते हैं लेकिन मेलिएबल, डक्टाइल होते हैं, इनका फिजिकल नेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी। कंडक्टर है इन द सॉलिड कंडीशन स्टेट एज वेल एज इन द मोल्टन स्टेट, मतलब जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड कंडीशन में भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और अपनी मोल्टन स्टेट में भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। और जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे मिलेंगे अपने को? हायर मिलेंगे। इसके बाद में कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स है, लास्ट टाइप आपका। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसका एटम। इसके अलावा इनके अंदर कौन सा बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है? कोवलेंट बॉन्डिंग इनके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, SiO2, कार्बन, डायमंड का फॉर्म, और इसके अलावा कार्बन का ग्रेफाइट वाला भी फॉर्म। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है लेकिन डायमंड हार्ड होता है। डायमंड इंसुलेटर है लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे मिलेंगे? हमें हाई मिलेंगे। तो ये टेबल आपको पूरी प्रिपेयर करना है। तो आपके पास में 2 सॉलिड कंडीशन आ गई है क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, दूसरा आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विद द एग्जाम्पल, पूरी डेफिनेशन में आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके पार्टिकल भी बताएंगे, उसके एग्जाम्पल भी बताएंगे, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट का कंडीशन है, उसका फिजिकल नेचर, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करना है। इस तरीके से आप इसकी टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो आप आज के लिए आपके 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड में मिलेंगे, दोनों MP बोर्ड CBSE दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सा क्वेश्चन? क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच का डिफरेंस एटलीस्ट 6 पॉइंट होना चाहिए, एटलीस्ट गिरी से गिरी कंडीशन में।
और दूसरा है जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, इनकी डेफिनेशन इंक्लूजिंग ऑल द पॉइंट्स विद द एग्जांपल। ये आपकी टेबल 1.2 में आपको पूरा समअप फॉर्म में मिलेगा। अब इसके बाद में हम क्रिस्टल लेटाइस यूनिट सेल्स देखेंगे अगले वीडियो में।